So today's lecture is based on the portfolio management. Portfolio management. A portfolio management is somehow referred to the investor's perspective to the management of investors investment. Somehow इन्वेस्टर जो है उसने डिफरेंट टाइप्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट की होती है, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया होता है और डिफरेंट टाइप्स के जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है और उन पोर्टफोलियोज को मैनेज करना होता है हमने अगेंस्ट द रिस्क एंड रिटर्न। अब उन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं, दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगेंस्ट द रिस्क एंड रिटर्न, इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो हम मैनेज कर रहे हैं पोर्टफोलियो को, हम उसके अकॉर्डिंग इसको कहेंगे इस मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। अब रिस्क एंड रिटर्न की जो हम बात कर रहे हैं, दैट रिस्क और रिटर्न विल कम थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब डिफरेंट यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से अगर हम बात करें तो वी माइट हैव स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ सकते हैं इवन सम फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। अब अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक के रिस्क एंड रिटर्न का और इवन रिस्क एंड रिटर्न ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज in a portfolio where there is a combination of these investment, so that is called your मैनेजमेंट। यहाँ पे हम इस चीज़ की मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो थ्रू आउट दिस कोर्स इवन द कमिंग 1 or 2 चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इट्स डाइवर्सिफिकेशन। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, वो हम यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स कमिंग थ्रू आवर रिटर्न। जो हम यहाँ पे अगर हम रिटर्न की बात करें तो इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टॉक, तो स्टॉक के अंदर जो हमारे पास रिटर्न आ रहा है, रिटर्न्स आर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन एंड डिविडेंड्स। और टॉकिंग अबाउट द फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, यहाँ पे आपके पास अगेन मार्केट के अंदर आपके पास इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर आपको पेमेंट्स मिल रही होती हैं और इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहाँ पे जब हम रिस्क एंड रिटर्न की बात करनी है पोर्टफोलियो के अंदर, आपको भी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पता है कि नॉर्मली इन कैश मैनेजमेंट और इन फाइनेंस द फेमस saying is do not put all eggs in one basket. It's somehow if investor will invest the whole money into a single investment, probably in a short term that investment can give you a greater return, but in a longer run that investment can give you a loss as well, because in a future आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस, मार्केट की जो कंडीशंस हैं, मार्केट बिहेवियर जो वो चेंज हो सकता है। तो अगर आपने सिंगल पोर्टफोलियो या सिंगल सिक्योरिटी के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो आपको लॉस भी दे सकती है। इसलिए अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और एक मॉडरेट किस्म के रिटर्न को इंगेज करने के लिए हम पोर्टफोलियोज की तरफ जाते हैं। पोर्टफोलियो मींस डाइवर्सिफिकेशन। तो इन्वेस्टर जो है वो अगर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जो मेन आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है डाइवर्सिफिकेशन का, दैट डाइवर्सिफिकेशन मींस योर रिस्क मिनिमाइजेशन। ठीक है, इस रिस्क मिनिमाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपने एक मॉडरेट और आप कह लें कि ऑप्टिमल किस्म का पोर्टफोलियो आपने सेलेक्ट करना होता है दैट कैन मिनिमाइज द रिस्क एंड
for a given point of time that can maximize the return. अब रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप जो है वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इन पर्सपेक्टिव टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो को जब भी हमने मैनेज करना है तो हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टू स्टडी रिस्क एंड रिटर्न एंड द रिलेशनशिप एज वेल। तो जब अब हमने रिस्क की अंडरस्टैंडिंग करनी है टू स्टडी द रिस्क, तो व्हाट वी नीड टू डू, we will go for calculation of standard deviation। अब कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें रिस्क की कैलकुलेशन बताएगी। और ये मेथड जो है ये फेमस फ्रेमवर्क अराउंड 1950 के अंदर ये फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हो चुका था, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं टू सी द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और दैट स्टैंडर्ड डेविएशन will come through the returns, whatever the returns are there, returns from the market, उन मार्केट के रिटर्न्स के ऊपर, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक प्राइसेस, तो स्टॉक प्राइसेस का जो रिटर्न होगा उसके स्टैंडर्ड डेविएशंस हम कैलकुलेट करेंगे एंड दैट स्टैंडर्ड डेविएशन विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क। तो सेम इसी तरह हम भी अपनी कैलकुलेशंस के अंदर ये इसी की रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं कि रिटर्न्स और रिस्क के अंदर क्या रिलेशनशिप है। लेटर ऑन डिफरेंट मॉडल्स और भी प्रेजेंट किए गए। अनदर मॉडल इज योर पोर्टफोलियो थ्योरी। अब ये जो पोर्टफोलियो थ्योरी है, नॉर्मली दैट पोर्टफोलियो थ्योरी विल टेल यू द डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज। Is portfolio theory. Before that portfolio theory, it was a standard deviation that can give you the better understanding of risk, and based on that risk you can get the exposure in the market, or you can minimize these sort of risk in the market। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो थ्योरी में, तो पोर्टफोलियो थ्योरी जो 1960 के अंदर आई, ये आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर कि दैट पोर्टफोलियो थ्योरी विल गिव यू अ concept ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप किस तरह अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम कर सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अगेन हमने यही बात की थी कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ चलते हैं, हम स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन विद इन अ स्टॉक। अगर हमें कुछ ऐसे फंड्स चाहिए जिसमें हमने सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो वी कैन इन्वेस्ट इन अ डिफरेंट सेक्टर्स। सिर्फ किसी एक कंपनी के स्टॉक्स के अंदर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इस चीज़ के अंदर देख रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो इन्वेस्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितने किस्म के इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी देख लें। तो इन्वेस्टर हमारे पास सबसे पहले स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर इवन वी हैव इंडिविजुअल्स, we have individuals, and again in second we might have a banks, another option would be we have other types of institutions, institutions are there. Different types of institutions are also managing their portfolios in a way of providing endowment funds, retirement funds, pension plans and all that। तो different institutions भी यहाँ पे इसी तरह अपने सेपरेट पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर बैंक्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड आपके पास इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। और एट द एंड हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट आपके पास लाइक सॉवरन वेल्थ फंड्स भी हमारे पास होते हैं, वो भी यहाँ पे वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, एंड देन इन द लास्ट वी हैव इंश्योरेंस कंपनीज।
These are the companies or individuals who are a part of portfolio investments. इंडिविजुअल किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? इंडिविजुअल मार्केट के अंदर इंडिपेंडेंटली एंटर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एंटर होके वो अपना रिस्क एक्सपोजर भी सेपरेट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ की बात करें, अपना रिस्क एक्सपोजर भी वो सेपरेट ले सकते हैं, और इन अ सेम वे दे कैन गेट देयर रिटर्न बेस्ड ऑन देयर ओन ट्रेडिंग एंड ऑल दैट। इसी तरह इंडिविजुअल डिसीजंस के ऊपर वो मैटर कर रहा है कि उन्होंने कैसे अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है और रिटर्न लेना है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक्स, तो बैंक्स जो है वो नॉर्मली अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें मिक्स इस तरह करेंगे कि उनको, क्योंकि बैंक कंप्लीट अपनी जो इनकम है वो डिपॉजिट्स की फॉर्म में ले रहा है। इफ़ आई राइट हेयर, द बैंक विल रिसीव मनी इन द फॉर्म ऑफ deposits and then will invest those deposits in फाइनेंशियल मार्केट। अब बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बैंक विल नॉर्मली प्रेफर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट। द बैंक विल गो फॉर short form of short form of investment. And the reason is that ultimately banks have to maintain a certain level of liquidity that the depositor can demand any time. अब डिपॉजिटर ने भी किसी टाइम पे भी अपनी इनकम क्योंकि बैंक से डिमांड कर रहे होते हैं, तो बैंक्स ने की जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर प्रेजेंस है, तो सम हो वो शॉर्ट टर्म के अंदर ज़्यादा कर रहे होते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर बैंक्स सफिशिएंट लिक्विडिटी मैनेज कर सकते हैं आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। कंपनी ये बैंक्स ने अपने डिपॉजिट्स को भी यहाँ पे मेंटेन करना है। अगर इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, हमारे पास है इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अब वो इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास आ रहे हैं माइट बी इंस्टीट्यूशंस आर happy to invest money in endowment fund. Bank will go in endowment funds। इसके अलावा इनके पेंशन प्लान्स हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसी तरह पेंशन प्लान्स में जो है वो कंपनी जा सकती है। इन द सेम केस वी हैव अदर टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट प्लान्स एज वेल। तो इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, वो आपको इस किस्म की जो है वो डिफरेंट फंड्स के अंदर लेके जा सकती है। ऑल दीज काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सॉर्ट आउट थ्रू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसी तरह हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है वो अल्टीमेटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट फंड्स, पेंशन प्लान्स, रिटायरमेंट प्लान। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वी हैव म्यूचुअल फंड कंपनीज एज वेल। म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, ये स्पेशलाइज्ड किस्म के फंड्स इनके पास होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ओपन एंडेड फंड्स और क्लोज एंडेड फंड्स, तो सेम वे हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टू सम हो दे विल प्रेफर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर है वो लॉन्ग टर्म है। इंश्योरेंस जो है वो नॉर्मली करवाई जाती है, उसमें मिक्स होता है कुछ पोर्शन इंश्योरेंस का इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। हमें पोर्शन शॉर्ट टर्म में भी चाहिए होता है और लॉन्ग टर्म में भी चाहिए होता है। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एज वेल। और इसमें अगर हम बात करें मैक्सिमम पोर्शन जो है दैट विल कम फ्रॉम शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन जो है वो कंपनीज करेगी। अभी हम ये चीज़ चेक करते हैं कि डिफरेंट कंपनीज और ये जो एंटिटीज़ मार्केट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ आ रही हैं, इनकी जो है वो रिस्क और रिटर्न का एक्सपोजर क्या होता है, इनकी नेचर क्या है, और ये किस तरह यहाँ पे आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट का जो है वो एक्सपोजर किस तरह लेते हैं। जस्ट गिव मी अ
1 second, I am going to open the file. अगर हम यहाँ पे अभी इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादा इन्हीं एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास होगा जिसमें हम इसकी प्रॉपर एनालाइज और बिजनेस एनालिटिक्स जो आपके पास होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो किस तरह पोर्टफोलियो को ड्रेस करते हैं। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमने इस चीज़ को चेक करना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी नेचर क्या होगी, कि आपने शॉर्ट टर्म में जाना है, लॉन्ग टर्म में जाना है, क्या आपके क्राइटेरियाज होने चाहिए। आफ्टर डिसाइडिंग दिस यू विल फाइंड आउट द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की मार्केट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर, फिर हम उस फॉर्म के अंदर यहाँ पे जाएंगे। अगर हम चेक करें द इम्पोर्टेंट चार्ट हेयर, आप लोगों को ये टेबल विजिबल हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स? कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की अगर हम रिस्क टॉलरेंस देखें, रिस्क टॉलरेंस मींस कि ये रिस्क एक्सपोजर या रिस्क इनका क्या है, ये रिस्क वर्सर है, रिस्क टेकर है, या ये रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडरेट किस्म की स्ट्रेटेजी बनाएगा। अगेन इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर होगा वो रिस्क टेकर भी हो सकता है, रिस्क वर्सर भी हो सकता है। तो तो ये अगेन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपकी इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि क्या करना है। लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पीछे बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। उस ऑब्जेक्टिव को मीटअप करने के लिए उन्हें देखना पड़ेगा कि हमें किस किस्म की जो है वो स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। अगेन इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जो है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, डिपेंड करेगा इंडिविजुअल डिसीजन पे। इंडिविजुअल अगर देखेगा कि मैं मुझे लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है, लाइक इन्वेस्टर ये नहीं चाह रहा कि मुझे डेली रिटर्न मिले या मंथली रिटर्न मिले, तो इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा इट मीन्स कि उसकी अप्रोच जो है वो लिक्विडिटी नीड की लो है, तो उसको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर इन्वेस्टर की लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि मुझे डेली रिटर्न्स चाहिए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में भी वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा जहाँ पे उसको लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अगेन इनकम नीड है उसकी, अगर हम बात करें कि उनको कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ पे सोर्स है, अगेन ये इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिविजुअल का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या हो सकता है। अगेन अगर हम बात करें बैंक्स की, बैंक्स क्योंकि डेली डिपॉजिट्स लेके सबमिट करवा रहे होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे जो वो रिस्क जो है वो कभी भी ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि ये बैंक्स की अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, और बैंक्स का ऑब्जेक्टिव भी शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर वो अपने रिस्क एक्सपोजर को लो ही कर रहे होते हैं, तो रिस्क टॉलरेंस भी लो होगा। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन शॉर्ट होगा, लिक्विडिटी डिमांड बहुत हाई होगी क्योंकि डिपॉजिटर्स को रिटर्न वापस भी करने हैं। सोर्स क्योंकि बैंक्स के अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, डिपॉजिटर्स की इनकम जो है वो ओवरनाइट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया। अगेन इनकम नीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके लिए जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो उनके लिए इनकम सोर्स है। इंडोमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं, नॉर्मली इंडोमेंट फंड्स जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बना रहे होते हैं अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए, कि अभी से हम इंडोमेंट फंड बना लें और इंडोमेंट फंड से जो हमें इनकम जनरेट होगी उससे हम अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो मीटअप कर सकें। तो जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के लिए इंडोमेंट फंड्स बनाए जाते हैं, अगेन उसमें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिया जाता है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका रिस्क भी हाई होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और इंडोमेंट फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही फ्यूचर के अंदर होता है।
और ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेंडिंग लेवल, ये अपने ये डिपेंड करेगा आपकी स्पेंडिंग के ऊपर। इंश्योरेंस, अगेन इंश्योरेंस के अंदर हमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हमें चाहिए होती हैं। जो सेकंड आपके पास है पीएनसी, ये आपके पास जो पॉलिसीज़ हैं, आपके पास कुछ पेनल्टीज़ वगैरह भी आपको पे करनी पड़ सकती है। यहाँ पे ऊपर में हम ये डिस्कस भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है प्रॉपर्टी एंड कॉजेलिटी की वजह से जो हमें पे करनी पड़ सकती है कुछ एक्सीडेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें शॉर्ट में है। और अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें तो वहाँ पे हमें कुछ लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस की तरफ ही हम जा रहे हैं। और लिक्विडिटी की डिमांड यहाँ पे हाई होगी। रीज़न ये होता है कि हमें क्योंकि शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस क्लेम्स हमें फिलअप करने पड़ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस क्लेम जो है वो हमें फिलअप करने के लिए कम्बिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा विद शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। तो इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी की डिमांड जो है वो भी हाई होगी। और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर उनको इस तरह इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगेन वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की फॉर्म के अंदर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। अगेन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगेन डिपेंड ऑन द फंड। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंड होते हैं, जहाँ पे कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कुछ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। ये अगेन म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्योंकि इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं और हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। इन्वेस्टर अगर रिस्क टेकर है तो वो किस किस्म के फंड में जाना चाह रहा है, अगर रिस्क रिवर्सर है तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड इसमें फंड अवेलेबल होता है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो अगेन ये फंड की नेचर डिपेंड करेगी कि लॉन्ग टर्म में जाना है, शॉर्ट टर्म में जाना है और क्या करना है। यहाँ पे भी लिक्विडिटी हाई होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड होते हैं। जो ओपन एंडेड फंड है उस फंड के अंदर किसी भी टाइम पे इन्वेस्टर जो है वो एंटर हो सकता है और किसी भी टाइम पे इन्वेस्टर जो है वो आउट हो सकता है। और इसी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी हाई है। इन्वेस्टमेंट नीड की बात कर लें, यहाँ पे अगेन ये फंड बताएगा कि किस किस्म की आपको इनकम है। अगर हम बात करें ओपन एंडेड पे, वहाँ पे नेट एसेट वैल्यू हमारे पास है। और अगर हम क्लोज एंडेड में चले जाते हैं, अगेन मार्केट के अंदर जो हमारे पास प्राइसेस हैं, शेयर की प्राइसेस, वो डिपेंड कर रही है कि इनकम का जो है वो क्या सिनेरियो होगा। अगेन वी हैव पेंशन, वहाँ पे भी आपको पता है कि पेंशन प्लान जो हम बना रहे होते हैं, रिस्क हाई होता है। फ्यूचर के अंदर है 20 to 25 ईयर्स तक की हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो इसमें भी फिर यही सिनेरियो हमारे पास है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म हो रही होती है, लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं होती राइट नाउ इन ए शॉर्ट टर्म। वी नीड इनकम इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगेन जो इनकम का सिनेरियो है वो एज पे जो है वो ज़्यादा डिपेंड करेगा यहाँ पे। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो लाइक द इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज और उनका एक्सपोजर जो है वो डिफरेंट एंटिटीज के अकॉर्डिंगली क्या होगा। सर यूजुअली जिसका जिसका रिस्क टॉलरेंस हाई होता है उसकी लिक्विडिटी यूजुअली कम होगी, राइट? हाँ देखिए, जब हम हाई रिस्क की तरफ जाते हैं तो नॉर्मली हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। तो जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इफ़ वी नीड टू हैव अ लिक्विडिटी इन अ केस ऑफ बैंक्स, जहाँ पे हमें डेली लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, तो बैंक कभी भी हाई रिस्क की एक्सपोजर नहीं लेगा क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें लॉस होगा तो वी वुड नॉट बी एबल टू मैनेज आवर लिक्विडिटी। तो इस सूरत में बैंक जो है वो डेली बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। लेकिन अगर हमने बैंक्स में कुछ फिक्स डिपॉजिट्स रखवा दिए हैं, उसके अगेंस्ट बैंक जो है वो अपना लॉन्ग टर्म एक्सपोजर मार्केट में ले सकता है, कुछ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास रिस्क टॉलरेंस हाई है तो उस फॉर्म के अंदर वो क्यों होता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जा रहे होते हैं। यस, एनीवन एल्स? सर ये जर्नल पॉलिसीज हैं लाइक के बैंक्स की, मतलब एक स्टैंडर्ड तो नहीं हम कह नो सकते नो हर नो नो, बैंक की शायद डिफरेंट हो। बैंक टू बैंक वेरी करता है। ये जो हम पढ़े ये एक जर्नल फॉर्म ऑफ थ्योरी और इट्स कॉम्बिनेशन अगेंस्ट द डिफरेंट मार्केट एंटिटीज। हम ये कर रहे हैं कि ये एक जर्नल फॉर्म के अंदर हमारी सेक्टर वाइज ये चॉइसेस होती हैं और विद इन द सेक्टर कंपनी अपनी स्ट्रेटजी जो है, जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो चेंज भी कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लेट्स सपोज कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, उनकी कमर्शियल
बैंकिंग ऑपरेशंस इतने ज़्यादा नहीं है, वो अपने लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स में चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर भी। ये एक जनरल फिनोमिना है कि अगर जब भी हमने डिसीजंस लेने होते हैं तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा रिस्क टॉलरेंस लेवल कितना है, इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स हमें कितनी है, और हमें जो उस इन्वेस्टमेंट से इनकम की रिक्वायरमेंट है उसकी क्या कंडीशन है, तो इनकम उससे किस नेचर की आ रही है हमें। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये डिफाइन करेंगे कि हमें किस किस्म की इन्वेस्टमेंट में जाना है। तो ये अकॉर्डिंग टू द एंटिटीज कि उनके पास जो है जो फंड अवेलेबल है उनका इन 4 करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसीजन होगा, फिर उसके अगेंस्ट वो मार्केट में जो आपके पास फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट भी है, कैपिटल मार्केट भी है। कैपिटल मार्केट में फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ हैं, आपके पास स्टॉक्स भी हैं, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको पहले भी बता दिया है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे कमर्शियल पेपर्स होते हैं, आपके पास टी बिल्स हैं, इसके अलावा रिपोज अवेलेबल हैं, शॉर्ट टर्म आपके पास कुछ बॉन्ड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो कंपनीज ये डिसाइड करेगी कि ओके अगर हम रिस्क टेकर नहीं बनना चाहते, हम लो रिस्क पे खेलना चाहते हैं, और उस लो रिस्क के अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें टू सम हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास होती हैं जिसमें रिटर्न शायद इतना ज़्यादा हमें ना मिले कंपेरेटिव टू लॉन्गर रन। तो फिर उसमें आप रिस्क रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। आगे जाके इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कुछ कम्बिनेशंस बनाए गए हैं इन्वेस्टमेंट्स के, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको भी पता है कि हम नॉर्मली जो डिस्कस कर रहे होते हैं दैट इज़ आवर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के फंड मार्केट में स्टॉक्स भी कंबाइन किया जाता है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ भी कंबाइन की जाती है, और फिर देखा जाता है कि इन्वेस्टर जो है उसकी क्या चॉइस है। तो इन्वेस्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि ओके हमें अब जो है वो किस किस्म के फंड के अंदर जाना चाहिए। अगर हम इसकी स्ट्रेटजी को देख लें कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है नॉर्मली, जो आपके पास बिजनेस की स्ट्रेटजीज हैं उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहाँ से हम ज़रा थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। हमारे पास अब अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे देख लें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अब इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो हमारे पास portfolio management process, in that we have first step is planning. Now what we do in that planning, अभी जो मैंने आपको डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जैसे अभी अभी किसी ने मुझसे भी पूछा था कि ये बैंक की क्या होगी। इंडिविजुअल बैंक की अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी, उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बैंक जो है वो अपना चेक कर रहा होगा। अब इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर बैंक्स ने नॉर्मली या कंपनीज ने चेकिंग क्या करनी है, सबसे पहले अगेन वो यही चीज़ चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास रिस्क की क्या सिचुएशन है, रिस्क एक्सपोजर क्या है, टाइम क्या है हमारे पास, अगेन लिक्विडिटी का क्या सिनेरियो है हमारे पास। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए फिर इनकम रिक्वायरमेंट क्या है, इनकम रिक्वायरमेंट क्या है, इन फैक्टर्स को सबसे पहले हमने प्लानिंग के अंदर देखना है। और प्लानिंग के अंदर जब हम ये सब चीज़ें देख लेंगे, और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जैसे मैंने अभी बात की कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कंपनी डिफाइन करेगी, और वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिपेंड करेगी कि आपके इन फीचर्स के ऊपर कि कंपनी अब क्या डिसाइड करेगी। इन सेकंड फेज प्लानिंग के बाद कंपनी जो है वो नॉर्मली आएगी अपनी एग्जीक्यूशन के अंदर। एग्जीक्यूशन के अंदर कंपनी यहाँ पे यही चीज़ देख रही है कि एग्जीक्यूशन प्लान करना है, और एग्जीक्यूशन प्लानिंग के अंदर कंपनी क्या चीज़ देखेगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अब मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ में अगेन शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे मनी मार्केट अवेलेबल है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। और अगर कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर जा रही है तो वहाँ पे हमारे पास
कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। और टू सम हो अगर कंपनी ने कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है तो हमारे पास इसी तरह इनके कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। अगर कंपनी की प्लानिंग ये है कि हमें फ्यूचर में कुछ ग्रोथ की तरफ जाना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है, तो इसी तरह कंपनी क्या करेगी, ऐसे जो ग्रोथ फंड्स होंगे जिसमें रिटर्न्स बहुत हाई होगा तो कंपनी नॉर्मली उसकी तरफ जाएगी। तो यहाँ पे आपके सेकंड स्टेप के अंदर हमने ये चेक करना होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट और इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली नॉर्मली हम जो है यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ यहाँ पे जाना है। इस सेम वे अब ये सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस एनालिस्ट हमारे पास होते हैं, इसी के अंदर हम सिक्योरिटी एनालिसिस भी करते हैं। इसमें हमारे पास जो सिलेक्शन होती है, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ फंड बेस्ड ऑन द 4 or 5 इनिशियल क्राइटेरिया फ्रॉम द प्लानिंग फेज, नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट फेज है आपके पास फीडबैक। अब ये जो फीडबैक स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद कॉन्टीन्यूसली अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है उस इन्वेस्टमेंट की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। मॉनिटरिंग क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू मार्केट सिनेरियो और मार्केट पर्सपेक्टिव जो आपके पास है वो कभी भी आपके पास हमारे पास चेंज हो सकता है। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, एयर वी हैव सेकेंड स्टेप और दिस इज़ द थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप के अंदर कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग करनी होती है क्योंकि मार्केट बिहेवियर जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। जैसे आपने ये कोविड के सीन में भी देखा कि अगर कुछ कंपनी ग्रोथ या शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट करना चाह रही होंगी, उन्होंने देखा कोविड के अंदर ये सिनेरियो आया तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्विच की होगी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। फिर पाकिस्तान में आपने देखा कि जैसे ही ये गवर्नमेंट ने कुछ अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ओपन किया तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो शेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, उनमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई मार्केट बिहेवियर में। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से निकाल के सेकंड में आप उसको शिफ्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट बिहेवियर की वजह से। और फिर आपके कुछ मार्केट बिहेवियर के अंदर कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन जो हैं वो भी आपको यहाँ पे ट्रिगर करती है कि आप चेंज करें अपने सिनेरियो को। ग्लोबल कंडीशंस भी है, मार्केट भी है। फिर कॉन्टिन्यूस फीडबैक प्रोसेस में क्या करेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करेंगे और इवन यू कैन ट्रांसफर योर एक्सपोजर from one इन्वेस्टमेंट टू अदर। आप अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर को शिफ्ट करते रहेंगे क्योंकि आपने अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव आपके पास है उस ऑब्जेक्टिव को जब आपने मीटअप करना है फाइनली इस कंडीशन में, तो मीटअप करने के लिए फर्स्ट यू हैव एंटर्ड इन दैट मार्केट, और उसके बाद जब मार्केट में ये चेंजेस आ रही हैं तो अल्टीमेटली इन चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इन्वेस्टमेंट की चेंजेस की बात करेंगे, अगेन यू विल मूव देयर। और आपका ये जो कंप्लीट यहाँ पे एक लूप फीडबैक लूप है। अब जब जैसे ही आपने देखा कि मार्केट बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं तो दैट बिहेवियर चेंजेस विल आल्सो रिफ्लेक्ट योर की करेक्टरिस्टिक्स की। अच्छा अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अल्टीमेटली वंस यू विल चेंज योर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स और रिस्क अकॉर्डिंग टू द मार्केट बिहेवियर, ये इफेक्ट करेगा आपकी ओवरऑल मनी मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है वहाँ पे भी। तो कॉन्टिन्यूस फीडबैक के अंदर आप इसमें रिवाइज प्लान लेके आ सकते हैं। ओके अब मार्केट के अंदर अगर हमने अब हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देना है तो उसके लिए आपके पास क्या बेटर स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। और कभी कभी आप वर्स्ट कंडीशन में भी अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपने जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। अब इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज़ म्यूचुअल फंड्स। कि म्यूचुअल फंड्स की अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ही वी हैव गुड ऑप्शन हेयर दैट इज कॉल्ड योर आवर म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड जो हैं अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फंड्स हमारे पास होते हैं। द हेयर वी फर्स्ट ऑप्शन वी हैव ओपन एंडेड फंड। अब ओपन एंडेड फंड्स जो है मार्केट में, अगेन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं को कंबाइन करके एक फंड बना दिया जाता है और उस फंड को फिर मार्केट में सेल किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है। ओपन एंडेड फंड के अंदर जो वैल्यू असेसमेंट है उस वैल्यू असेसमेंट की हमारी कैलकुलेशन जो है वो होती है नेट एसेट वैल्यू पे। नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू को अभी थोड़ा मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। नेट एसेट वैल्यू की कैलकुलेशन क्या है। अब ये इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास है म्यूचुअल फंड। अब नेट एसेट वैल्यू का मतलब यह है कि लेट्स सपोज हमने एक 100 मिलियन का एक फंड कंबाइन करके एक फंड बनाया, उसमें डिफरेंट टाइप्स की इन्वेस्टमेंट्स थी। अब क्या होता है कि उस फंड की वैल्यू कैसे बढ़ेगी कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, आप ये ओपन एंडेड है इसलिए किसी भी टाइम पे हम उस फंड के अंदर एंटर हो सकते हैं और किसी भी टाइम पे हम उस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। और एग्जिट होना और एंटर होना उस फंड का ये डिटरमिन करेगा यहाँ पे कि हमारे पास क्या वैल्यू है। अभी इस चीज़ को जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। इसको अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर फंड मैनेजमेंट का क्या रोल है, तो अब वो ये चीज़ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अभी डिस्कस करते हैं और आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई नेक्स्ट क्लास।